साथियों नमस्कार। आज हम कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र के संदर्भ में डिस्कशन करेंगे। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र क्या है और इसकी रचना कब होती है, इसके इसकी खोज कब होती है और इसका प्रभाव कहाँ कहाँ और कैसे पड़ता है, और विभिन्न विद्वानों ने अर्थशास्त्र के बारे में क्या टीका टिप्पणियाँ की, क्या स्टेट्समेंट दिए, और इसके साथ ही अर्थशास्त्र के संदर्भ में विभिन्न पुस्तकें कौन सी है, इन सब की एक तथ्यात्मक चर्चा आज के इस डिस्कशन में हम करेंगे। और इससे पूर्व के दो डिस्कशन में हमने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में एक तुलनात्मक अध्ययन किया था। उसमें हमने देखा कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख कंटेंट विषय वस्तु क्या रही, उसका कालक्रम क्या रहा, और कैसे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विषयों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्रभावित किया। उन सब के जानने के बाद अब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले क्या है, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो अंग्रेजी के इकोनॉमिक्स का अभिप्रायवाची नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य का और अंग्रेजी का इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन या विषय बिल्कुल भिन्न है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो, अगर उसको हम अंग्रेजी के अर्थ से कंपेयर करते हैं तो इसका अभिप्राय तो होता है पृथ्वी। कौटिल्य का अर्थ ये भी नहीं है। कौटिल्य का अर्थ बराबर अंग्रेजी का अर्थ भी नहीं है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक शास्त्र भी उसका पर्यायवाची भी नहीं है। तो ये है क्या? ये इंटरव्यूज का क्वेश्चन है। आइए देखिए, कौटिल्य एक श्लोक यहाँ पर मेंशन करता है, और इस श्लोक में कौटिल्य क्या कहता है कि मनुष्यों के व्यवहार अथवा जीविका को हम क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। यानी पहली बात मनुष्यों की जीविका, दूसरा मनुष्यों का व्यवहार, तीसरा एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मनुष्यों से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। देखिए, यहाँ पर तीन व्याख्याएं कौटिल्य के इस श्लोक के माध्यम से हमारे सामने आती है कि एक तो मनुष्यों का व्यवहार, दूसरा मनुष्यों की जीविका, और तीसरा मनुष्यों से युक्त भूमि को अर्थ कहते हैं। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इस भूमि को प्राप्त करना और उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र है। ये बात हमें ध्यान रखना है कि कौटिल्य अर्थ किसे कहते हैं? मनुष्यों का व्यवहार, जीविका और मनुष्यों से युक्त भूमि। उस भूमि पर यदि राजा उस भूमि को प्राप्त करता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसकी अभिवृद्धि करता है, उसका कल्याण करता है, उसमें जो कुछ प्राप्त है उसका सृजन करता है, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस विषय को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ये बात कौटिल्य करता है, ये हमें ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं अर्थशास्त्र के विषय में प्रोफेसर केपीएस जायसवाल अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में अर्थ का अभिप्राय ऐसी भूमि जिस पर मनुष्य बसे हो। ये बात कौन कर रहे हैं? प्रोफेसर केपीएस जायसवाल। देखिए, अर्थशास्त्र के विषय में हम केवल एक तथ्यात्मक डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, और इनको हमें सिर्फ ध्यान में रखना है। एक यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्याय 5 के खंड 4 में एक अति प्रसिद्ध श्लोक है जो पूरे अर्थशास्त्र की व्याख्या करता है। यानी वास्तव में अर्थशास्त्र है क्या, उसकी व्याख्या इस श्लोक के अंदर है। उस श्लोक क्या है? लब्धस्य रक्षणम, रक्षितस्य वृद्धिः, वृद्धस्य तिर्यग्योगः, तिर्यग्योगात् कर्मणा फलोदया। ये जो श्लोक है ये अर्थशास्त्र की पूरी डेफिनेशन देता है। कैसे देता है? देखिए यहाँ पर, लब्धस्य रक्षणम, जो प्राप्त कर लिया गया है उसकी रक्षा करना। रक्षितस्य वृद्धि, जो रक्षित है, जो हमने सुरक्षित कर लिया है, उसकी क्या करना? अभिवृद्धि करना। ये रक्षा करना, ये अभिवृद्धि करना। वृद्धस्य तिर्यगोगः, यानी जो हमारी वृद्धि हुई है उसका विविध उपयोग करना। और तिर्यगोगात कर्मणा फलोदया, अर्थात उस विविध विनियोग से कर्मों का फल प्राप्त होता है। ये अर्थशास्त्र हमें कहता है, ये अर्थशास्त्र का श्लोक हमें कहता है। यानी जो प्राप्त है उसकी वृद्धि करो, जो वृद्धि है उसकी सुरक्षा करो, जो संरक्षित है उसका उपयोग करो और उसका वितरण करो, जिससे
सृजन हो सके, जिससे मनुष्य जो है उस व्यवस्था में जहाँ वो रहता है उसमें उसका सृजन कर सके। तो ये सब किसका काम है? ये सब राजा का काम है। राज्य यदि सुरक्षित रहेगा, राज्य यदि मजबूत रहेगा तो कल्याण भी कर पाएगा और इन चारों लक्ष्यों को प्राप्त भी कर पाएगा। आगे देखते हैं हम अर्थशास्त्र के संदर्भ में। कौटिल्य इस श्लोक में नीति व प्रशासन के क्रमिक विकास की बात करते हैं। देखिए ये जो श्लोक है ना, उसमें एक तो पॉलिसी की बात आ रही है और एक डेवलपमेंट की बात आ रही है। यानी राजा को ये एक तरह से सीधी सीधी डायरेक्शन है कि राजा को करना क्या है। तो देखिए ये वापस में आ गया, अर्जन, उसकी सुरक्षा, उसका विकास और अंततः क्या करना है, उसका सृजनात्मक उपयोग करना है। जिससे क्या होगा, जिससे समृद्धि होगी। यानी जितने भी आज तक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल थिंकर्स है, उन सब थिंकर्स का लक्ष्य क्या है? उन सब का लक्ष्य है गुड लाइफ। और इस गुड लाइफ की प्राप्ति के लिए ही सारे के सारे विचारकों ने अपने विचार दिए हैं। यानी अंततः जो है हमारी समृद्धि इससे सुनिश्चित होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये अर्थशास्त्र का ये श्लोक कहता है। अर्थशास्त्र के बारे में अगला तथ्य क्या है? ये राजनीतिक सिद्धांत नहीं बल्कि एक शासन कला पर लिखा गया ग्रंथ है। यानी अगर अर्थशास्त्र का हम अध्ययन करते हैं, कौटिल्य के सारे विचारों को अगर हम देखते हैं, तो वास्तव में ये शासन कैसे चलाया जाता है उस संदर्भ में बात करता है। द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या कहता है? इसकी रचना के संदर्भ में बात करता है कि अर्थशास्त्र की रचना जो है 300 ईसा पूर्व। ये कौन कह रहा है? कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और अधिकांशतः इस बात पर सहमति है कि वास्तव में जो है अर्थशास्त्र का निर्माण, अर्थशास्त्र की रचना जो है वो 300 ईसा पूर्व होती है। इसके बाद देखिए B.A. सालेटोर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना जो है 400 से 300 ईसा पूर्व मानी गई है। देखिए ये इनका विचार है, ये कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया का विचार है। अलग अलग चीज़ें हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं उसके संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए हमें उत्तर देना है। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह ग्रंथ थर्ड पर्सन की शैली में लिखा गया है। यानी फर्स्ट पर्सन आई में हम, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन अन्य व्यक्ति। तो जब कौटिल्य अर्थशास्त्र में कोई भी श्लोक का वर्णन करता है, लिखता है, तो उसमें यही कहता है कि हे राजा तुम्हें ये करना है, राजा की दिनचर्या ऐसे होनी चाहिए, राजा के विदेश नीति के सिद्धांत ये है, न्यायपालिका ऐसी होनी चाहिए, न्यायाधीश को ऐसे न्याय करना। यानी वो थर्ड पर्सन की बात करता है। मैं की और तुम की बात, मुझे करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हर श्लोक में थर्ड पर्सन की बात होती है। इसीलिए हम इसको जो है थर्ड पर्सन की शैली में लिखा गया ग्रंथ मानते हैं अर्थशास्त्र। इसके बाद देखिए अर्थशास्त्र न तो श्रुति है, न स्मृति है, न संहिता है। ये क्या है? नीति शास्त्र है। इसको हम एक तरह से पॉलिसी साइंस भी कह सकते हैं। ये अर्थशास्त्र की विशेषता है। आगे देखिए अर्थशास्त्र के बारे में। हाँ, अब एक इम्पोर्टेंट विषय है हमारे सामने, इसकी खोज। यानी अर्थशास्त्र हमारे सामने कब आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका पूरा श्रेय रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री को दिया जाता है। अर्थशास्त्र की खोज का श्रेय आर श्याम शास्त्री या रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री को दिया जाता है। ये कौन थे? ये प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण करते थे, प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण करते थे। और ये मैसूर रियासत की गवर्नमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी में थे। इनके पास एक प्राचीन ब्राह्मण आता है जिसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। वो ताड़ के सूखे पत्तों पर ताड़ के सूखे पत्तों पर एक संस्कृत भाषा में ग्रंथ लेके आता है और वो इनको दे देता है। किनको? रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री को। और रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री इसको क्या करा देते हैं? पब्लिश करा देते हैं। और दुनिया के सामने लाने का श्रेय जो है किनको है? आर श्याम शास्त्री को है। इन्होंने 1905 के लगभग इस ग्रंथ को पब्लिश कराते हैं कुछ अंशों में। यानी 1905 के लगभग कुछ अंशों में इसको छापना शुरू करते हैं। और 1909 में ये संपूर्ण ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आता है। और जैसे ही अर्थशास्त्र पब्लिश होता है, दुनिया के सामने आता है, तो इसने जो है भारतीय चिंतन की धारा बदल देता है। यानी जो भारत विश्व गुरु कहा जाता था, इसको अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया। जो भारत, जिसकी गरिमा, जिसका गौरव विस्मृत हो गया था, उस गौरव को स्मृत करने का काम भारतीय विमर्श में किसने किया? अर्थशास्त्र ने किया।
यानी इसने जनमानस को इतना झकझोर दिया और इसी से जो है भारत में जो है लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार हुआ, क्योंकि भारतीयों को पता लगा कि वास्तव में भारत का जो चिंतन है, भारत का जो क्रिएशन है, भारत का जो लेवल है वो वाकई बहुत उच्च है। यानी देखिए 2300 साल पहले भी एक ऐसा प्रैक्टिकल अप्रोच वाला ग्रंथ लिखा गया, ये बात भारतीयों ने सुनी जानी और भारतीयों में राष्ट्र निर्माण का भाव भी आया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि आर रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री जो है 1905 में इस ग्रंथ को सबके सामने लाते हैं। 1909 में जो है ये हमारे पूरे ग्रंथ को प्रकाशित करा देते हैं और ये प्रकाशित जो है इंडियन एंटीक्वेरी में होती है, अनुवाद सहित प्रकाशित होता है। मूल रूप से ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ रहा है। इस तरह से जो है अर्थशास्त्र हमारे सामने आता है। आगे देखिए हितोपदेश। सामान्यतः यह कहा जाता है कि हितोपदेश के जो लेखक हैं वो भी चाणक्य है, कौटिल्य है। हितोपदेश में क्या है, बालकों की शिक्षा के उद्देश्य से पशु पक्षियों की कहानियां और उनके माध्यम से जो है सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। यानी इन कहानियों के माध्यम से सिद्धांत वहां पर दिए गए हैं और ये सिद्धांत अत्यंत व्यावहारिक है, दूरदर्शितापूर्ण है और ये जो सिद्धांत है ये अर्थशास्त्र से मिलते जुलते हैं। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हितोपदेश और अर्थशास्त्र इन दोनों के लेखक कौटिल्य यानी चाणक्य ही है। ये हमने अर्थशास्त्र के बारे में एक जरूरी डिस्कशन। आगे देखते हैं हम क्या है। देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है भारतीय बुद्धिमत्ता का सार है। ये देखिए मैंने अभी बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कैसे भारतीयों जनमानस को प्रभावित किया अर्थशास्त्र ने। उनको लगा कि वास्तव में हमारा इतिहास बहुत ही गौरवमय रहा है, भारत का चिंतन बहुत उच्च स्तर का है, बहुत क्रिएटिव है। इसने प्राचीन भारतीय राजनीति को विस्मृत होने से बचा लिया। यानी हम जो भूल रहे थे कि हमारा एक गौरवमय इतिहास क्या है, उसको ये वापस हमारे सामने लेके आता है। अर्थशास्त्र की ये महत्ता है। इसमें कौटिल्य के विचारों के साथ उसके पूर्व आचार्य, यानी कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा तो उसने अपने जो भी पूर्व के आचार्य थे, जितने भी संप्रदाय उस समय प्रचलित थे भारत में, उन सब के विचारों का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में कौटिल्य करता है। यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना में उस एनवायरनमेंट ने भी कौटिल्य को प्रभावित किया और जिनके आधार पर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। यानी वो जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं ना, मनुष्य अपने सामाजिक वातावरण या पर्यावरण का परिणाम होता है, तो यही बात कौटिल्य के ऊपर भी लागू होती है कि कौटिल्य भी जो है अपने उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण से बहुत प्रभावित था और उसने पूर्व के आचार्य और संप्रदाय आदि के विचारों का भी इसमें उल्लेख करता है, रेफरेंस देता है। इनमें कौन कौन है देखिए, भारद्वाज, विशालाक्ष, पाराशर, पिशुन, कौंडपदंत, वात व्याधि, बाहुदंती पुत्र, कणिंक, भारद्वाज, कात्यायन, घोटमुख, दीर्घचारायण, पिशुन पुत्र, किल्लक आदि। ये देखिए ये पूर्व के आचार्य यानी पूर्व के जितने भी प्रोफेसर्स थे उन्होंने जो है कौटिल्य को प्रभावित किया। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इनको जगह दी। इसके बाद देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिन संप्रदायों के विचार उद्धृत किए गए हैं उनमें देखिए मनु, बृहस्पत्या, ओशनसा, शुक्राचार्य, पाराशर और आभिया, इन सब विचारकों के विचार इनमें विशेष रूप से, यानी ये आचार्य और संप्रदाय है जिनके विचारों को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में रेफरेंस दिया, जिनका रेफरेंस देता है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य अपरे यानी अन्य और एके यानी कुछ लोगों के नाम से भी, यानी कहीं कहीं वो यह भी कहता है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं और अन्य लोग ये भी कहते हैं। यानी अपरे और एके के माध्यम से अपने विचारों को अर्थशास्त्र में वह वर्णित करता है। ये बात अर्थशास्त्र के विषय में ज़रूरी कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और जिनको हमें याद में भी रखना है। आगे देखिए अर्थशास्त्र के प्रथम श्लोक में ही कौटिल्य ने स्पष्ट कर दिया। देखो पहला श्लोक, और क्या स्पष्ट करता है कौटिल्य? पृथ्वी को प्राप्त करने और प्राप्त की रक्षा करने के लिए जितने भी अर्थशास्त्र हुए हैं, देखिए आप, जितने भी अर्थशास्त्र प्राचीन आचार्यों ने लिखे हैं प्राय उन सब को संग्रहित करके एक अर्थशास्त्र बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। देखिए यानी कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखते समय
पहले जिन भी लोगों ने, यानी देखो अर्थशास्त्र का हमने अभिप्राय क्या है, ये देखा क्या है, व्यवहार, भूमि, ये हमने शुरू में अर्थशास्त्र की जो व्याख्या डेफिनेशन दी उसमें हमने देखा। तो वो जो जितने भी लोग उस समय, जितने भी प्राचीन आचार्य हैं इस अर्थशास्त्र के, यानी भूमि, भूमि पर करने वाले व्यवहार, उस संबंधित क्षेत्र में जो भी राजा जो भी कार्य कर रहा है, उस संपूर्ण व्यवस्था की जो कार्यशैली है, उनके संदर्भ में जितने भी प्राचीन आचार्यों ने विचार लिखे हैं उन सबको अर्थशास्त्र में समाहित किया है। ये बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रथम श्लोक में ही कौटिल्य स्पष्ट कर देता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, रचना काल तो हमने देख ही लिया था कि 300 विद्वान एकमत नहीं है, लेकिन हमने उस पर कंसेंसस दिया था कि लगभग 300 ईसा पूर्व माना जाता है। बाकी अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें करते हैं। और इस संदर्भ में केवी स्मिथ को भी हमें ध्यान में रखना है कि अर्थशास्त्र को जो है ईसा की मृत्यु की 3री शताब्दी की रचना मानते हैं, यानी बाद, ये बाद की बात करते हैं। और हमने जो पहले बात की वो ईसा पूर्व की बात करी। ये बात कौन कर रहा है? एवी कीथ करता है। श्याम शास्त्री, डॉक्टर के.पी.एस. जायसवाल, बी.ए. स्मिथ, आर.के. मुखर्जी विद्वानों ने मौर्य काल की रचना मानी है, यानी लगभग 300 ईसा पूर्व की बात करते हैं। आगे देखिए अब देखिए अर्थशास्त्र में क्या है। जैसे हम भारत के संविधान की बात करते हैं कि इसमें कितने अध्याय है, कितने अनुच्छेद हैं, कैसे उसमें व्याख्या की गई है सिद्धांतों की, कानूनों की, उसी तरह से अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है और 150 अध्याय है और 6000 श्लोक है। और ये जो है गद्य और पद्य में दोनों लिखी गई है, यानी अर्थशास्त्र जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखी हुई है। कौटिल्य ने आगे देखते हैं हम। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मुख्यतः राजनीतिक समस्याओं का विवेचन किया, यानी यह राजनीतिक समस्याओं का विवेचन करता है और उसके बाद उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रमुख जो विषय वस्तु है वो राजनीति है। राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है और रसायन शास्त्र है। देखिए अर्थशास्त्र जो है संपूर्ण विषयों को छू लेता है, यानी ऐसा कोई क्षेत्र या ऐसी कोई दिशा नहीं बचती है जिनका विवेचन अर्थशास्त्र में नहीं होता है। ये अर्थशास्त्र की क्वालिटी है। राजनीतिक शास्त्र तो है ही है, अर्थशास्त्र जो आज का अर्थशास्त्र है, आर्थिक, राज्य की आर्थिक भूमिका, दर्शन शास्त्र यानी हमें क्या करना चाहिए, समाज की समस्याएं, शिक्षा के संदर्भ में, केमिस्ट्री, रसायन के संदर्भ में, ये एक जो है इन सब विषयों का वर्णन यानी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विशालता देखिए आप। अर्थशास्त्र का जो कंटेंट है उसने एक राज्य के डिफरेंट पहलुओं को छूता है। वो देखिए महाकवि कालिदास का ग्रंथ रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके साथ ही याज्ञवल्क्य, वात्स्यायन, विष्णु शर्मा जिसने पंचतंत्र ग्रंथ की रचना की है, विशाख दत्त, बाण प्रभृति आदि महाकवि, ये सब जो महाकवि है उस समय के, जितने भी स्मृतिकार है, गद्यकार है और नाटककार है ना, और लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, 2300 ईसा पूर्व से लगाकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है जितना भी संस्कृत साहित्य हमारे सामने आता है, उस कालखंड के संस्कृत साहित्य को कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रभावित करता है। ये देखिए आप कैसे कौटिल्य जो है इन विद्वान, इन महान नाटककारों को, कवियों को, रचनाकारों को प्रभावित करता है। इसी तरह से देखिए आप सोमदेव सूरी की जो पुस्तक है नीति वाक्यामृतम और कामंदक है ना, कामंदक नीति शास्त्र, कामंदक का नीति शास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो है उसको आधार मानकर ही लिखा गया है। देखिए आप सोमदेव सूरी और कामंदक की जो कृतियां हैं उनका आधार ही अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र को आधार मानकर वो लिखी गई है, यानी उनको जो आइडिया मिला वो अर्थशास्त्र से मिला। आगे देखते हैं हम अर्थशास्त्र के संदर्भ में। हाँ, वी.आर. मेहता अर्थशास्त्र के बारे में क्या लिखते हैं? वो ये कहते हैं कि वास्तव में अर्थशास्त्र प्रशासन पर लिखा गया ग्रंथ अधिक है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी पर लिखा गया ग्रंथ वो मानते हैं, न कि राजनीति और शासन कला। ये वी.आर. मेहता कहते हैं। और आगे वो कहते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र वास्तव में लौकिक शास्त्र है, यानी
जनता, आमजन, या हम इसको ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो व्यवस्था है, आम जनता या जनता, उसके संदर्भ में जो वास्तव में हम इस धरा पर रहकर जो जो एक्टिविटीज करते हैं, जिस डायरेक्शन में करते हैं, वो बात कर रहे हैं। लौकिक है ये, पारलौकिक नहीं, प्रैक्टिकल है ये बात वो करते हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि इसमें ब्राह्मणवादी अवधारणा, धार्मिक आचरण और नैतिक कर्तव्यों के प्रति कोई ज़्यादा सम्मान नहीं है। यहाँ हम इसको मनु से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम मनु से इसका कंपैरिजन देखते हैं तो मनु ने जो है पूरे की पूरी मनुस्मृति को धर्म, देवता और ईश्वर से संबंधित ठीक उसी तरह से जैसे शुक्राचार्य ने माना है। कौटिल्य जो है इसके ब्राह्मणवादी अवधारणा, धार्मिक आचरण और नैतिक कर्तव्यों के प्रति सम्मान ज़्यादा नहीं है। उसका ध्यान किधर है? प्रैक्टिकल अप्रोच है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो लौकिक संदर्भ में बात करता है, आज की जो समस्या है, यानी तत्कालीन समस्याओं के संदर्भ में बात करता है और उसका समाधान चाहता है। ये बात कौन कर रहे हैं? वी आर मेहता। यानी धर्म का निजी मामला है ना, धर्मनिरपेक्षीकरण, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिलता है। और वो राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में, राज्य के डेवलपमेंट के संदर्भ में धर्म के ऊपर भी वो कंट्रोल कर सकता है। ये बात इस लाइन में हमें, इस फैक्ट्स में हमें देखने को मिलती है। यानी वो धर्म के ऊपर भी जो है कठोर नियंत्रण की बात कौटिल्य करता है, क्योंकि उसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो राज्य की सुरक्षा और जन कल्याण है। ये कौटिल्य की बात है और ये बात हमने कर ही ली है। हाँ, यहाँ पर ये देखना है कि कौटिल्य ने अपने राजा को संप्रभु बनाया है। यानी अगर राज्य के संदर्भ में कोई निर्णय लेना हो तो अंतिम रूप से राजा लेगा। यानी वहाँ न तो ब्राह्मण जो विचार है, न वहाँ के धर्म के अनुसार आचरण के जो लौकिक आचार संहिता है उनके आधार पर भी नहीं, और वहाँ पर कोई ऐसा नियंत्रण राजा के ऊपर नहीं है। यानी राजा जो कुछ करेगा वो खुद करेगा। मनु और शुक्र के राजा के अगर उससे हम कंपेयर करते हैं तो मनु का राजा, कौटिल्य का राजा जो है ज़्यादा संप्रभु है। ये वही राजा है जो जॉन ऑस्टिन का राजा है। ये बात जो है कौटिल्य करता है। ये हमें ध्यान में रखना है कि कौटिल्य ने जो है अंतिम रूप से अपने राजा को क्या किया? संप्रभु राजा बना दिया। ये कौटिल्य के संदर्भ में। आगे हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पर जैसे हमने पहले चर्चा की है कि राज्य शिल्प और कूटनीति यानी स्टेट क्राफ्ट और डिप्लोमेसी के ऊपर ये इतनी बात करता है कि नैतिकता जो है पीछे चली गई। नैतिकता जो है पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट से जो है कम है। नैतिकता का यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्चस्व नहीं है। वर्चस्व क्या है? पॉलिटिक्स का है, वर्चस्व डिप्लोमेसी का है, वर्चस्व स्टेट क्राफ्ट का है। ये बात जो है अर्थशास्त्र के बारे में है। अब हम देखते हैं कि कौटिल्य की जो विधि है अर्थशास्त्र को लिखने की, वो क्या है? आगमनात्मक विधि है, इंडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हमारे सामने तथ्य होते हैं प्लस अनुभव होते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं? विचार करते हैं, और उन विचारों के बाद हम क्या करते हैं? सिद्धांत निर्माण करते हैं। सिद्धांत निर्माण यानी ये प्लेटो की विधि से जो है बिल्कुल अलग है, आगमनात्मक है, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलती है। ये विधि जो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र की रचना की मेथड है। इसको हमें ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और सिद्धांतों के निर्माण में हम जो जो टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं वो टेक्निक्स सादृश्यात्मक हम यूज़ करते हैं, समाजशास्त्रीय मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का, तो ये सब मिलकर क्या है? इसके साथ ही जैसे ये ऐतिहासिक है, तुलनात्मक है, पर्यवेक्षणात्मक है, ये सब जो है इसके कंपोनेंट्स हैं। अरस्तु की जो अर्थशास्त्र लिखी गई है उसकी मेथड आगमनात्मक, उसके कंपोनेंट्स है। इनमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे सामने कुछ हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, और उन अनुभवों के बाद विचार करते हैं, और विचार करके हम कुछ सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो वो पद्धति बन जाती है आगमनात्मक। यानी तथ्य और अनुभव, प्रैक्टिकल अप्रोच हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, न कि हमारे मन मस्तिष्क में या इमेजिनेशन में चलने वाला विचार। अगर कोई विचार हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, हमारा अध्ययन अगर कल्पना के ऊपर आधारित होता है, तो हमारी जो अध्ययन पद्धति होगी वो आगमनात्मक होगी, वो हमारी निगमनात्मक होगी, न कि आगमनात्मक। तो आगमनात्मक अध्ययन पद्धति जो है कौटिल्य की स्टडी मेथड है।
इसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखिए, यहाँ हम आगमनात्मक पद्धति की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दर्शनात्मक और प्रयोगात्मक यानी दोनों ही है। यानी हम मेथड की बात करते हैं जब तो निश्चित रूप से आगमनात्मक, लेकिन जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र को टोटलिटी में देखें तो वहां पर जो है क्या होना चाहिए, यानी राज्य कैसा होना चाहिए और राज्य कैसा है, यानी आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों का पुट, दर्शनात्मक और प्रयोगात्मक दोनों ही है, यानी कितना प्रैक्टिकल और कितना रिलेवेंट अप्रोच है, और उसी के कारण अर्थशास्त्र आज भी हमारे लिए रिलेवेंट है। देखिए ऑस्टिन ओलिवल क्या कहते हैं कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य की इस रचना अर्थशास्त्र के विषय में। हमें इनको याद ही रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। यही हमारे पास एक ही हमारे पास अल्टरनेट है। देखिए कौटिल्य राजनीति रणनीतिकार है, यानी कौटिल्य क्या है, राजनीतिक रणनीतिकार है। वे राज्य के सेवक है और राजा की शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार विजिगीषु द्वारा विजय पाना, शक्ति या सत्ता का विस्तार करना और कौटिल्य की रणनीति का केंद्र है। यानी वही अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति का संरक्षण, संरक्षण की अभिवृद्धि, ये काम जो है कौटिल्य का। यानी अल्टीमेट जो है वो क्या है, वो रणनीतिकार है, और वो जो है अपनी शक्ति बढ़ाने की, यानी उसका एक ही टारगेट है, राज्य की शक्ति बढ़ती जाए। ये बात ऑस्टिन ओलिवल करते हैं। इसके साथ ही शिव शंकर मेनन जो हमारे पूर्व सचिव रहे हैं, रक्षा सचिव, विदेश सचिव रहे हैं, ये क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र का सामने आना, चाहे वह सही हो चाहे वह गलत हो, राष्ट्रवादियों के लिए चेतना का निर्माण करने जैसा है। यानी अर्थशास्त्र जैसे ही हमारे सामने आया, भारतीयों को अपने गौरव का एहसास हुआ, वो राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत हुए। ये बात शिवशंकर मेनन करते हैं। भारत के अपने अतीत और वह क्या कर सकता है, यानी भारत अतीत में क्या था, आगे वह क्या कर सकता है, इस संदर्भ में एक नवीन बोध तैयार किया। किसने, शिवशंकर मेनन ने कहा। किसके लिए कहा, अर्थशास्त्र के लिए कहा। ये विभिन्न विद्वानों की जो कोटेशंस हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र को समझने के लिए, अर्थशास्त्र की व्याख्या करने के लिए। आगे हम देखते हैं, कवि भारवी अपनी पुस्तक किरातार्जुनीयम इसमें वो क्या कहते हैं, कौटिल्य के सिद्धांत की प्रशंसा की। कौन, कवि भारवी। और आत्मनियंत्रण द्वारा राजा नहीं बल्कि सन्यासी ही सफलता प्राप्त कर सकता है। ये बात कौन कर रहा है, कवि भारवी करता है, कहता है एक इतना नियंत्रण और राज्य के प्रति इतना समर्पण, राज्य की सुरक्षा की इतनी चिंता करना, जनता के वेलफेयर की इतनी चिंता करना, भ्रष्टाचार राज्य में नहीं होना चाहिए, राजा वेलफेयर होना चाहिए, वेलफेयर करने वाला होना चाहिए, राजा कभी किसी दुश्मन से पराजित नहीं हो, लगातार उस दिशा में सोचना, कार्य करना, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए वो जो है सन्यासी की संज्ञा देते हैं ऐसे राजा को, और कौटिल्य जो है ऐसा सन्यासी ही था, ऐसे राजा का निर्माण वो करना चाहता था। देखिए धर्म की बजाय अर्थ को महत्वपूर्ण माना। बाण अपनी पुस्तक कादम्बरी में ये कहता है, तथा माघ अपनी पुस्तक शिशुपाल वध में ये बात करता है कि सांसारिक सफलता के सिद्धांतों को छल और भौतिकवादी सिद्धांत है ना, यानी बाण और माघ कौटिल्य की आलोचना करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि कौटिल्य ने जो है सारा जो चिंतन दिया है वो सफलता के लिए, और सफलता के लिए वो किसी भी तरह का कार्य कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए माघ और बाण ने जो है इसकी आलोचना की है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसने केवल सांसारिक जीवन के लिए, सफलता के लिए, आध्यात्मिक और पारलौकिक जीवन के लिए ऐसी कोई बात कौटिल्य नहीं करता है। इसलिए ये जो दो कवि हैं इन्होंने अपनी पुस्तकों में कौटिल्य की आलोचना की है, हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम, कूटनीति और यथार्थवादी विचारधारा पर लिखी गई पुस्तकों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना कहाँ कहाँ होती है, क्योंकि ये व्यावहारिक है, ये यथार्थवादी है। तो अर्थशास्त्र की कृति जो है चाइना के सुन जू की कृति आर्ट ऑफ वार से करते हैं, और इसके साथ ही इटली के मैकियावेली की कृति पुस्तक द प्रिंस से करते हैं।
लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कौटिल्य का जो दर्शन है वो इन दोनों कृतियों से भी ज़्यादा गहन है, ज़्यादा वास्तविक है, ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो जो है कौटिल्य की इस यथार्थवादी रचना की तुलना कहाँ कहाँ किस किस से की जाती है। इसके बाद देखिए, हमने तो देख ही लिया था कि गुप्त काल में जितनी भी रचनाएं रची गई या उसके पहले कौटिल्य के बाद में उस संस्कृत साहित्य पर और इन सब पर जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर हमें देखना है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक में आचार्य कौटिल्य की आंशिक जीवनी है, हमें ध्यान रखना है, आंशिक जीवनी किसमें? मुद्रा राक्षस में। और कौटिल्य के अतुल व्यक्तित्व की बात वह करता है, लेकिन कौटिल्य का इसमें क्या है? नकारात्मक चित्रण है। एक तो अभी जस्ट हमने देखा बाण और माघ ने कौटिल्य की आलोचना की। मुद्रा राक्षस में भी जो है कौटिल्य को एक बहुत डिफरेंट एक कैरेक्टर के रूप में बताया गया है, लेकिन उसका नकारात्मक चित्रण है। तो कौटिल्य की आलोचना करने वाले साहित्य के संदर्भ में हमें इनको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, एस.सी. सरदार क्या कहते हैं कौटिल्य के संदर्भ में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में। देखिए कौटिल्य में क्या है? स्टालिन का प्रजातंत्र है, हिटलर की निपुणता है, वुड्रो विल्सन का विज्ञानवाद है और चर्चिल का साम्राज्याभिमान है। यानी एस.सी. सरदार जो है कौटिल्य को स्टालिन, हिटलर, विल्सन और चर्चिल से इसकी कंपैरिजन तुलना कर देते हैं। और साथ में चांगकाई शेक, जिनका दक्षिण की राष्ट्रवादी क्रांति में प्रमुख योगदान है। ये सब जो है, ये सब सारी क्वालिटीज जो है एस.सी. सरदार कौटिल्य में मानते हैं, ऐसा एस.सी. सरदार का कहना है। मैक्स वेबर हम जानते ही हैं, उन्होंने अपने एक आर्टिकल पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र को रेडिकल मैकियावेलिनिज्म, यानी अर्थशास्त्र क्या है? एक क्रांतिकारी मैकियावेलिनिज्म है। यानी जिस तरह से मैकियावेली बिल्कुल एक अलग थॉट लेके आया उस इटली के एकीकरण के संदर्भ में, उस इटली को सुदृढ़ और एकीकृत और मजबूत बनाने की दिशा में बिल्कुल एक आमूलचूल परिवर्तन करने वाले विचार लेके आए। ठीक उसी तरह से जो है पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन अपने आर्टिकल में अर्थशास्त्र को जो है मैक्स वेबर ये कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि इसके सामने 16वीं सदी की लिखी गई मैकियावेली की रचना द प्रिंस की चमक फीकी पड़ जाती है। ये बात तो मैक्स वेबर करते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम प्रिंस की स्टडी करें और अगर हम अर्थशास्त्र की स्टडी करें तो वाकई अर्थशास्त्र अपने आप में महानतम ग्रंथ है। उसके सामने सुंजू वार यानी सुंजू की आर्ट ऑफ वार और प्रिंस, ये दोनों ही कंपैरेटिवली जो है बिल्कुल पीछे है। ये बात कौन कर रहे हैं? मैक्स वेबर कर रहे हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि इनसे इनका कंपैरिजन भी होता है, लेकिन कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए मैक्स वेबर आगे क्या कहता है? ये उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। ये बात हमने कर ही ली है, रेडिकल थ्योरीज, है ना। ये कहते हैं, आगे कहते हैं कि प्रिंस जो है सीधा साधा लगता है, प्रिंस की चमक जो है इसके सामने कम पड़ जाती है। ये बात मैक्स वेबर करते हैं। शिव शंकर मेनन क्या कर रहे हैं? कौटिल्य उन्हीं समस्याओं के बारे में सोच रहा था जिनके बारे में हम सोचते हैं। जब कई राज्य उस समय भारत में थे, वह वैसी बहुध्रुवीय दुनिया थी जैसी आज है। शिवशंकर मेनन ये कहते हैं कि जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की तब भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। भारत के सामने एक चैलेंज था, राजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। वही स्थिति उस समय की यूरोप की है। जब 1648 की वेस्टफेलिया ट्रीटी होती है, इसके पहले यूरोप की जो स्थिति थी वही स्थिति जो है कौटिल्य के समय की थी जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। यानी उसको कंपैरिजन करते हैं कौन? शिव शंकर मेनन। वो तमाम परिस्थितियां कौटिल्य के सामने थी जो 1648 के पहले यूरोप महाद्वीप में और विश्व में थी। जब से जो है संप्रभु राष्ट्र का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, राष्ट्र एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे को रिकग्नाइजेशन यानी मान्यता देंगे और उनके क्षेत्राधिकार में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा इस वेस्टफैलियन संप्रभुता ट्रीटी में कहा जाता है। ये बात शिवशंकर मेनन कर रहे हैं। अमर्त्य सेन क्या कहते हैं कि कौटिल्य जो है अनैतिक नहीं बल्कि निनैतिक या नीतिहीन है। ये बात कौन कर रहे हैं? अमर्त्य सेन करते हैं। हमें सिर्फ ध्यान में रखना है, हेनरी किसिंजर
अर्थशास्त्र शक्ति की आवश्यकता को प्रमुख वास्तविकता बताता है, यानी शक्ति की आवश्यकता की बात कौन कर रहा है? हेनरी किसिंजर कहते हैं। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। चाणक्य के अर्थशास्त्र को मनुस्मृति की भांति अपने विषय का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रंथ कहते हैं। कौन कह रहे हैं? ये पंचतंत्र में कहा जा रहा है। पंचतंत्र के प्रथम अध्याय में, यह ध्यान रखना है, एक दूसरे स्थल पर अर्थशास्त्र को नए शास्त्र, ये ध्यान में रखना है, अर्थशास्त्र को का जो है दूसरा नाम क्या दिया जा रहा है? नए शास्त्र। ये बात कौन कर रहा है? ये बात पंचतंत्र में की जा रही है, नए शास्त्र के रूप में इसको संबोधित किया गया है। सुनील खिलनानी अपनी पुस्तक अवतरण में क्या कहते हैं? वाकई कौटिल्य की राज्य की अवधारणा चिंताजनक रूप से वर्तमान की तरह है, यानी वही वेस्टफैलियन ट्रीटी की तरह बात कर रहे हैं कि किसी हिमखंड के जैसी है, उसका एक हिस्सा तो राजसी शक्ति के आकाशदीप की तरह हम पर हावी रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा गहराई में छिपा हुआ है, जिसमें गोपनीयता, दोहरापन, चालबाजियां, लगातार निगरानी। ये देखिए आप, प्रैक्टिकल अप्रोच, राज्य को कैसा होना चाहिए, राजा की भूमिका उसमें कैसी होनी चाहिए, यानी उसके बेस में क्या है, और जब बेस में ये सारी चीज़ें हैं, उसके आधार में, बेसिक स्ट्रक्चर में जब दोहरापन है, गोपनीयता है, चालबाजियां हैं, लगातार ऑब्जर्वेशन है, तो उसका जो बिल्डिंग होगी, उसका जो बिल्डिंग होगी वो कैसी होगी? वो बिल्कुल किसी विशाल हिमखंड के जैसी होगी, जिसमें पूरा राज्य जो है वो कैसे चमकेगा? आकाशदीप की तरह। ये बात कौन करते हैं? ये बात सुनील खिलनानी अपनी पुस्तक अवतरण में करते हैं। इसके बाद देखिए डॉक्टर अल्तेकर क्या कहते हैं। राजनीति शास्त्र के वाङ्मय अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण क्षेत्र में पाणिनि की अष्टाध्यायी क्या है, यानी पहली बार भाषा को व्यवस्थित करने का श्रेय पाणिनि को दिया जाता है, यानी व्याकरण की जो रचना है वो पाणिनि करते हैं। उसी तरह से राजनीति शास्त्र का वाङ्मय कौन है? अर्थशास्त्र। ये बात कौन करता है? डॉक्टर अल्तेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौटिल्य भारत का मैकियावेली है, ये बात जवाहरलाल नेहरू करते हैं अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। डॉक्टर अल्तेकर फिर ये कहते हैं कि प्रशासन के लिखी गई मार्गदर्शिका, यानी अर्थशास्त्र क्या है? प्रशासन के लिए लिखी गई पुस्तक है। अब देखिए, अब हमारे सामने ये पुस्तक सूची है, और ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कौटिल्य के संदर्भ में किसने कौन सी पुस्तक लिखी है, और किन पुस्तकों पर कौटिल्य का प्रभाव पड़ा, या कौटिल्य के विषय में ये जो पुस्तकें अपने सामने हैं, देखिए हेनरी किसिंजर, वर्ल्ड ऑर्डर, सुनील खिलनानी, अवतरण, सुंजू, आर्ट ऑफ वार, मैकियावेली, यह है मैकियावेली की बुक द प्रिंस, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैक्स वेबर का आर्टिकल पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन, विशाख दत्त का संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस जो अर्थशास्त्र पर आधारित है, बाण भट्ट की पुस्तक कादम्बरी, माघ की पुस्तक शिशुपाल जिसमें कौटिल्य की विशेष रूप से आलोचना की गई है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कौटिल्य अर्थशास्त्र ट्रांसलेटेड बाय आर श्याम शास्त्री, मैसूर प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग हाउस, मैसूर 1960। ये ध्यान में रखना है हमें। रीडिंग इन कौटिल्यज अर्थशास्त्र, बीपी सिन्हा, ये भी कौटिल्य के संदर्भ में एक रेफरेंस बुक है। द कौटिल्य अर्थशास्त्र इन 3 वॉल्यूम्स बाय आर.पी. कांगले, ये हमारे सामने कौटिल्य के संदर्भ में लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, जिनके संदर्भ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई प्रश्न आए हैं। आचार्य दीप शंकर की कौटिल्यकालीन भारत, वाचस्पति गैरोला की कौटिल्य अर्थशास्त्र, टी गणपति शास्त्र की कौटिल्यम अर्थशास्त्र, आचार्य विश्वनाथ शास्त्री दातार की कौटिल्य शास्त्रम, डॉक्टर पांडुरंग वामन की धर्मशास्त्र का इतिहास, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र जिसका संपादन किया है ज्वाला प्रसाद मिश्र ने, दंडी की दश कुमार चरितम, कामंदक की नीति शास्त्र। तो ये प्रमुख वो रचनाएं हैं जिनमें कौटिल्य के संदर्भ में विचार किया जाता है, बात की जाती है, और कौटिल्य से प्रभावित है। कौटिल्य के संदर्भ में इन विचारकों ने, इन लेखकों की, इन पुस्तकों का हमें ध्यान रखना है, हमें इनको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कौटिल्य के संदर्भ में
जितने भी विद्वानों ने जो विचार व्यक्त किए हैं उन विचारों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। ये जो डिस्कशन है ये कौटिल्य के केवल अर्थशास्त्र के विषय में है, यानी क्योंकि कौटिल्य की प्रमुख रचना है, इस अर्थशास्त्र के विषय में डिफरेंट एंगल से बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। उन सभी प्रश्नों का हमने एक तथ्यात्मक अवलोकन यहाँ पर किया है। हमें पूरा विश्वास है कि अर्थशास्त्र को समझने में ये सारे तथ्यात्मक अनुभव जो है, तथ्यात्मक चीज़ें हमारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी, हमारे लिए फ्रूटफुल होगी। धन्यवाद।